सेशन में आप लोगों का स्वागत है। अभी एग्ज़ाम के दौर चल रहे हैं। एएलपी का एग्ज़ामिनेशन सीबीटी 1 25 नवंबर से शुरू होने वाला है। तो ऐसे में बच्चों की तैयारी तो लगभग पूरी हो चुकी होगी, अभी वो रिवीज़न कर रहे होंगे। लेकिन इस दौर में एक बहुत बड़ी समस्या आती है, वो है एग्ज़ाम फ़ियर की। और ये समस्या ऐसी है कि बच्चे इससे 2-4 होते रहते हैं। समस्याएँ लगातार बढ़ती जाती हैं, फ़ियर बढ़ता जाता है, डिप्रेशन आता है, भूलने की समस्या होती है और यहाँ तक कि कई सारे बच्चों को खाना-पीना छूट जाता है, नींद नहीं आती है और कुछ बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है। मेरे पास चैनल पे कुछ ऐसे कमेंट भी आए, जो कमेंट यह दर्शा रहे हैं कि बच्चों के अंदर यह समस्या दिनों-दिन बढ़ती जा रही है। मेरे साथ हैं सिद्धार्थ सर, जो आप लोगों की इस साइकोलॉजिकल समस्या को और उसका निदान करने के लिए हमारे पास हैं। सर से मैं पूछूँगा जो जो यहाँ पर सवाल आप लोगों ने भेजे हैं हमारे लिए। 2 सवाल मैं आपके पास पढ़ रहा हूँ, 2 बच्चों ने कमेंट किया है, उस सवाल को मैं आपके सामने पढ़ दे रहा हूँ। सर जो पहला सवाल मेरे पास आया है बच्चे का नाम है राकेश, जिन्होंने यह सवाल भेजा है कि एएलपी सीबीटी 1 का एग्ज़ाम देना है सर। ऐसे में ये लग रहा है कि जब एग्ज़ाम आने वाला हो रहा है, धीमे-धीमे मेरी नींद जो है, वो कम होती जा रही है और कई बार तो ऐसा होता है कि एग्ज़ाम के 1 दिन पहले नींद मेरी गायब हो जाती है। ऐसे में एग्ज़ाम के दौरान, परीक्षा के दौरान मुझे नींद आने लगती है। तो मैं क्या करूँ? एग्ज़ाम फ़ियर होना शुरू हो जाता है, एंग्ज़ायटी होने लगती है। ये एक सर मेरे पास कमेंट था। एक और बच्चा है जिसका कमेंट मेरे पास आया है, वो भी मैं सर आपके सामने पढ़ देता हूँ। वो कमेंट यहाँ पर है कि सर आज से 3 दिन पहले अच्छा स्कोर आ रहा था, पर अब मेरा स्कोर सही नहीं हो रहा है। मेंटली स्थिर नहीं रह पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ? अब सर यहाँ पर 2 समस्याएँ हैं। एक बच्चा तो बोल रहा है कि मेरे पास मुझे नींद ना आने की बीमारी हो चुकी है। मतलब एग्ज़ाम जैसे से आएगा नींद गायब होती जाएगी। एक बच्चा बोल रहा है कि मैं मेंटली स्थिर नहीं हूँ। अब ये दोनों की समस्याएँ एक हैं या दोनों की अलग-अलग हैं? और सर मैं यहाँ पे अपना भी एक सवाल ऐड कर देता हूँ जो मेरी समस्या रही है। कि एग्ज़ाम आने वाला होता है, खाना-पीना छूट जाता है। यहाँ तक कि कई बार ऐसा हुआ है कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और मैं बस में या ट्रेन में कहीं पर हूँ। जैसे-जैसे मैं एग्ज़ाम सेंटर के नज़दीक आते जा रहा हूँ, वो जैसे वॉमिट होने वाली फ़ील होती है और उसके पहले जो मुँह में अचानक से सलाइवा के नंबर बढ़ जाते हैं, एकदम लिक्विड हो जाता है मेरा माउथ। या कई बार ऐसा हुआ कि एक बार हुआ कि बहुत लिक्विड हुआ, मुझे लगा वॉमिट हो जाएगी, वॉमिट नहीं हुआ लेकिन वो फ़ीलिंग हुई। और कई बार तो मुँह ऐसे सूखा, जैसे मैं जन्मों का प्यासा हूँ। सर ये कुछ सवाल हैं। मैं क्रम बाय क्रम आपसे सवाल मतलब मेरे पास 3 सवाल हैं, तीनों को मैं एक बार फ्रेज़ कर देता हूँ बच्चों के लिए। पहला, नींद नहीं आना, दूसरा, मानसिक रूप से स्थिर न होना और तीसरा, भूख गायब होना और उल्टी का महसूस होना जैसे हम सेंटर तरफ जा रहे हैं। एक्चुअली तीनों समस्याओं में एक कॉमन बात है और ये सारा लक्षण है एंजाइटी का। जी। इसको दुश्चिंता बोल सकते हैं, स्ट्रेस, चिंता के ऊपर भी दुश्चिंता। दुश्चिंता। तो बुरा होने का हम जी, एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे साथ बुरा होगा और ये बुरा हुआ नहीं है, ये बुरा होने वाला है, ये हम एज्यूम कर लेते हैं और इसके चलते क्या होता है कि हमारे हार्ट बीट बढ़ जाते हैं, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, गला सूखने लगता है। मतलब एंग्जायटी के बहुत सारे सिम्पटम हैं जो आने लगते हैं। ब्लड प्रेशर के पेशेंट नहीं हैं लेकिन हाई बीपी हो जाता है, गला सूखना, स्टमक सिंकिंग या वॉमिटिंग की टेंडेंसी, ये सारे लक्षण आने लगते हैं। घबराहट, नर्वसनेस सब एंग्जायटी का ही इफेक्ट है। प्रश्न ये उठता है कि जैसे दुश्चिंता, हम क्या करते हैं कि अपने फ्यूचर या अपने भविष्य, अपने रिजल्ट के बारे में सोचकर हम परेशान हो जाते हैं। जी, तो एक बात जो बहुत ज़रूरी है समझना, वो ये कि जब भी हम भविष्य में जाते हैं और भविष्य के बुरे ख़्यालात हमारे अंदर आते हैं, तो घबराहट होती है। या हमारे साथ भूतकाल में, पास्ट में कुछ ऐसी बुरी घटनाएँ हुई हैं, जिसको हम कनेक्ट कर लेते हैं आज के साथ और फिर हम स्ट्रेस में चले जाते हैं। जी, तो सबसे पहला तो रीज़न ये हुआ कि या तो हम फ्यूचर के बारे में सोचकर परेशान होते हैं या पास्ट की किसी बुरी घटना को हम दिमाग में लाते हैं और इसलिए हम परेशान होते हैं।
तो दोनों ही स्थिति में हमारा ब्रेन आज नहीं है, वर्तमान की स्थिति में नहीं। एक तो रीजन ये हुआ। दूसरा क्या होता है, सोच, और खासतौर से निगेटिव सोच। किसी भी वजह से हो सकता है निगेटिव सोच हमारे मन में हो, वो हमारे ऊपर हावी हो जाती है, और हावी होने के चलते हम परेशानी की स्थिति में आ जाते हैं। एक सोच जो अगर दिमाग में आ गई कि हम फेल हो जाए जी, या हमसे नहीं हो पाएगा, ये बहुत डिफिकल्ट है, तो जैसे एक सोच हमारे दिमाग में पैदा होती है या हम दिमाग में डाल देते हैं, तो उसके बाद उसका चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। जैसे अगर हम बोलते हैं कि साइको, जैसे जो लड़का साइको देने वाला है, अभी तक जैसे उसकी समस्या क्या है कि 3 दिन 4 दिन पहले तक उसका परफॉर्मेंस बिल्कुल सही था, जी, अचानक से उसका परफॉर्मेंस डाउन हो गया। डाउन हो गया। तो जब मेरा परफॉर्मेंस 3 4 दिन पहले था सही, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी मानसिक स्थिति या मेरी मानसिक क्षमता जी, अच्छी है। हुँ, डाउन किस वजह से हो गई? एग्ज़ाम फेयर की वजह से। एग्जाम क्लियर, या कुछ सोच हमारे दिमाग में पनपने लगी, और एक बार ये एहसास होता है कि हम नीचे जा रहे हैं, तो ये स्ट्रेस हमारे परफॉर्मेंस को और नीचे खींच लेता है। हुँ, ठीक है, इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन अब हम लोग को जनरल बात कर रहे हैं क्योंकि स्टूडेंट से हमारी डायरेक्ट बातचीत हो नहीं रही है। अगर हमसे कुछ क्वेश्चन पूछते और जवाब देता, तब उसका बेहतर सोल्यूशन हो सकता था। मतलब जो 3 मैंने आपके सामने केस रखे, हाँ, उन तीनों में आंसर अलग-अलग हो सकते हाँ, हैं। अलग अलग, क्योंकि सिचुएशन सबका अलग अलग, किस वजह से आए, जी, एंजाइटी का रीजन क्या है। एग्जाम तो एक कॉमन चीज है, लेकिन फिर भी कुछ हुँ, नेचर अलग अलग हो सकता है। सोच क्या है, फैमिली बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आप, मतलब किस सिचुएशन से आप आए हैं, इन सभी बातों का असर पड़ता है। जी, तो लेकिन हम लोग यहाँ पर जनरल बात ही कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास और कुछ इनपुट है नहीं। हाँ, तो दुश्चिंता से बचने के लिए, जैसे हमने कहा गया, तो फ्यूचर में हम जाके परेशान होके आते हैं या पास्ट में हम जाके परेशान होके आते हैं। तो पहला तो काम ये करना पड़ेगा कि अपने दिमाग को वर्तमान में रखना पड़ेगा। आज मेरा परफॉर्मेंस खराब है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि एग्जाम के दिन भी मेरा परफॉर्मेंस खराब होगा, क्योंकि 3 दिन पहले मेरा परफॉर्मेंस अच्छा था। अच्छा, तो आज क्यों खराब हो गया? तो उसके पीछे 2 4 वजह हो सकता है। एक तो एक नेगेटिव सोच आपके दिमाग में आ गया, जिसके चलते आपकी घबराहट बढ़ गई, स्ट्रेस बढ़ गया। दूसरा क्या होता है कि आप जैसे जैसे नजदीक एग्जाम के पहुंचते हैं, आप ओवर प्रैक्टिस करने लगते हैं। ओके, यहाँ पर 2 का हम एग्जाम्पल साइको की बात करें, क्योंकि साइको में आपको नया कुछ सीखना होता नहीं है, आप नई बातों को नहीं सीख रहे होते हैं। हुँ, आपने जो प्रैक्टिस किया हुआ है, उसी को लगातार आप करते दोहराते जा रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे करते हैं। कंटिन्यू करते जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ प्रैक्टिस थोड़ा कम कर दीजिए। जैसे आपका परफॉर्मेंस गिरने लगता है, आप ब्रेक ले लीजिए, हुँ, क्योंकि ब्रेक लर्निंग बेस्ट लर्निंग होता है। तो ब्रेक कर करके अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, तो क्या होगा कि ब्रेन हमारा तैयार रहेगा। जी, और एक बार जैसे, एक बार हमने सेट दिया, नंबर कम आ गया, तो मेरे दिमाग में परेशानी पैदा हो गई, हम फिर उसी समय दोबारा बैठ जाते हैं टेस्ट देने के लिए कि इम्प्रूव करेंगे। दोबारा जब दिए तो और कम हो गया। जी, अब जब जैसे कम होना शुरू हुआ, तो कॉन्फिडेंस लेवल गिरना शुरू हुआ, और जैसे कॉन्फिडेंस लेवल गिरना शुरू हुआ कि परफॉर्मेंस और नीचे चला जाएगा। ओके, तो पहले तो कॉन्फिडेंस इस बात का रखना है, आत्मविश्वास बनाए रखने के लिए क्या करना है कि हमारा 3 दिन पहले सही था, जी, तो अभी भी मेरा सही हो। हाँ, अगर गड़बड़ हुआ है तो उसका रीजन क्या था, हम ब्रेक कर लेंगे, हुँ, ब्रेन को थोड़ा रिलैक्स करेंगे, टहलेंगे, पानी पिएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, उसके बाद तब फिर हम प्रैक्टिस करें। तो मतलब ओवर प्रैक्टिस से तो बचिए। हुँ, और ऐसे वक्त पर प्रैक्टिस मत कीजिए जब आप फिजिकली टायर्ड हो ओके, या मेंटली आपके ऊपर कोई प्रेशर हो। उस समय तो बिल्कुल ही प्रैक्टिस नहीं करते। प्रैक्टिस मत कीजिए। उस समय आप फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, टहलिए, घूमिए, कुछ और काम कीजिए, फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाइए, अपने आप को शांत स्थिर बैठिए भी मत। तो फिजिकल एक्टिविटी में जब लग जाएंगे तो आपका दिमाग बटेगा, हुँ, और जब दिमाग बटेगा तो उसका स्ट्रेस कुछ कम हो कम गया। होगा। कम होगा तो फिर जब रिलैक्स होके अपने आप को पूरी तरह से तैयार करके फिर से टेस्ट दीजिए। हुँ, और जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है, नंबर ऑफ टेस्ट थोड़ा कम कर दीजिए साइको के लिए, ओके, तो आपका परफॉर्मेंस बढ़ेगा। दूसरा, हार्ट बीट को कंट्रोल करने के लिए मैं बार बार बोलता हूँ, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और माइंडफुलनेस।
प्रेजेंट में रहना। प्रेजेंट में रहना। तो प्रेजेंट में रहने के लिए सबसे आसान तरीका है माइंडफुल ब्रीदिंग। अपने ध्यान को, अपने मन को अपने श्वास पर केंद्रित कीजिए, और जब भी इस तरह की परेशानी आती है, आप कोशिश कीजिए प्रेजेंट में रहने की। प्रेजेंट में रहने के लिए आप अपने श्वास को काउंट कीजिए, या 100 टू 1, हम्म। 100 से लेके 1 तक उल्टा गिनना शुरू कर दीजिए, ओके। या जेड से लेकर ए तक आइए। हम्म। तो ये सारे प्रोसेस है, या एक ग्राउंडिंग मेथड भी होता है। ग्राउंडिंग मेथड क्या मतलब, यह 5 4 3 2 1। हम्म। यानी आप जिस कमरे में बैठे हैं वहां पर 5 ऐसी वस्तुओं को देखें जिसे आप देख सकते हैं, 4 वस्तुओं को ऐसे चुने जिसे आप छू सकते हैं, 3 ऐसी वस्तुओं को आप सेलेक्ट करें जिसका स्मेल आप फील कर सकते हैं। तो ये, तो ग्राउंडिंग मेथड में आप अपने सभी सेंस ऑर्गन को यूज करते हैं वर्तमान में रख के। तो ये कुछ टेक्निक है, और हर टेक्निक को हमको अलग से डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, लेकिन ये कुछ तरीका है ब्रीदिंग प्रैक्टिस, माइंडफुलनेस ब्रीदिंग, और ग्राउंडिंग मेथड। हम्म। कि अपने रूम में अपने चीजों को देखना शुरू कर दीजिए जिसे देख सकते हैं, छू सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, या जिसका स्वाद ले सकते हैं। जी। तो इस तरह के वस्तुओं को पहले दिमाग में लाइए कि हम 5 ऐसी वस्तुओं को देखेंगे जिसे हम देख सकते हैं कमरे के अंदर, फिर 4 ऐसी वस्तुओं को जिसे हम छू सकते हैं, हम्म। 3 ऐसी वस्तुओं का जिसका हम स्मेल फील कर सकते हैं, 2 ऐसी वस्तुओं को चुनिए जिसका स्वाद आप महसूस कर सकते हैं। तो ये क्या होगा कि कोई एक ऐसी वस्तु लीजिए जिसका आवाज आप सुन सकते हैं। हम्म। तो सारे 5 सेंस ऑर्गन को आप प्रेजेंट में इमेजिन लेकर में के आए। एक्टिव करके हाँ, प्रेजेंट में ले आए, जिससे कि माइंड जो है उस फ्यूचरिस्टिक थॉट से अपने आप को डिटैच कर पाए। हाँ। ये हो गया एक प्रैक्टिस। हम्म। और दूसरा प्रैक्टिस, अपनी सोच को सही कीजिए। सोच को, थॉट को, नेगेटिविटी को दूर करने के लिए क्या करेंगे कि आप अपने डिमेरिट या अपने बैड रिजल्ट, हम्म। खराब परिणाम आएगा, इसके बारे में सोचकर परेशान है तो उसका उल्टा सोचना शुरू कीजिए। जिस चीज को सोचने से आपकी परेशानी बढ़ती है, स्ट्रेस बढ़ता है, जस्ट इसका उल्टा सोच शुरू कर दीजिए। इसे प्रत्याहार भी कहा जाता है। हम्म। प्रति आहार। हम्म। अपने विचार, हम आप अपने फेल्यूर के बारे में सोचकर परेशान है तो सक्सेस के बारे में सोचिए। हम्म। कि ये होगा तो मेरी लाइफ में क्या क्या परिवर्तन हो हो सकता सकता है, है, सकारात्मक। हाँ, पॉजिटिविटी आएगी। तो ये सोच बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, देखिए, एक जोक अच्छा रहता है कि कहीं पर मैंने सुना था यूपी वगैरह में है, तो छोटे लोगों का क्या, कि जब ये आपकी लाइफ में परेशानी है तो आप उस परेशानी के बारे में सोचने से पहले गौर से अपनी पत्नी की तरफ देखिए, और सोचिए कि क्या परेशानी इससे बड़ी है। तो है तो ये जोक, लेकिन इसमें एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि आप कंपेयर कीजिए। दो परेशानियों के बीच में बड़ी कौन सी है? तो कंपेयर करेंगे तो आपकी परेशानी, हाँ। अब इसको, ये तो हो गया परेशानियों को कंपेयर करने की। और दूसरे लोगों के साथ कंपेयर करने का एक तरीका क्या हुआ, जैसे गाना है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। मेरा गम कितना कम है। तो आप जब दूसरे की परेशानियों को देखेंगे ना, तो आपकी परेशानी आपको हम्म। कम लगने लगेगी। तो ये भी एक तरीका हुआ सोच बदलने का। अब इसको आप एग्जाम हॉल में कैसे यूज करेंगे, मान लीजिए एग्जामिनेशन हॉल में गए जी। और आपकी परेशानी बढ़ गई, आपकी घबराहट बढ़ गई, एग्जाम बहुत, मतलब क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है। हम्म। तो ये टेक्निक मैं 15-20 साल पहले भी लड़कों को बताता था और बड़ी कारगर साबित होता था उनको। मैंने उनसे कहा था कि देखो, अगर क्वेश्चन पढ़ना शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन डिफिकल्ट आया, दूसरा क्वेश्चन डिफिकल्ट आया, तीसरा क्वेश्चन डिफिकल्ट आया, तो इसका मतलब क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट है। हम्म। पेन को बंद करके रख दो 1 मिनट के लिए, और एग्जामिनेशन हॉल में अपनी नजर दौड़ाओ, सबके हालात देखो। सबके चेहरे को गौर से देखो। कोई पसीना पूछ रहा है, किसी का गला सूख रहा है, सब इधर उधर देख रहे हैं, किसी से नहीं बन रहा है। तब तुमको अपनी प्रॉब्लम बहुत छोटी लगने लगी कि अरे तुम ही नहीं परेशान हो, बाकी सब परेशान है। और एक स्टूडेंट थी, मेरी लड़की थी, उसने मुझे आके रिपोर्ट किया कि सर, जब ये परेशानी शुरू हुई और मैंने जब दूसरों के चेहरे को देखना शुरू किया तो मुझे हंसी आ गई। हाँ। और जैसे हंसी आ गई, उसका तनाव कम हो गया। तनाव कम हो गया तो उसने क्या किया कि जितना बना सकती थी बनाया। उसने चुपचाप बना लिया। और जो नहीं बनने वाला तो बनने वाला, तो जो नहीं बनने वाला है उसके लिए परेशान नहीं होना है, लेकिन जो बनने वाला है वो छूटना नहीं चाहिए। एक बार ऐसे ही हुआ था, मैं भी पेपर दे रहा था, तो पेपर के हालात बड़े खराब थे।
तो क्लास में सब अनजान रहते हैं दूसरे से, लेकिन जब पलट के देखने लगे तो हमारी मुस्कुराहट आई दूसरे को देखकर कि तुम भी उसी नाव में सवार हो जिस नाव में हम सवार है। सबका हाँ, तो इसे कम ये एक तरीका हुआ सोचने का कि दूसरे के साथ अगर कंपेयर करते हैं तो परेशानी सिर्फ आपके लिए नहीं है, क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए डिफिकल्ट नहीं है। जब आप मान लेते हैं कि क्वेश्चन सिर्फ आपके लिए डिफिकल्ट है तो आपकी परेशानी बढ़ जाएगी, ये एक सोच है। और ये क्वेश्चन सबके लिए डिफिकल्ट है तो हमको जितना बनेगा उतना बना लेंगे, ये सोचने का दूसरा तरीका हुआ, दूसरा पहलू हो गया। लेकिन कई बार कुछ बच्चे ऐसे मिलते हैं, जैसे मुझे एक बार एग्जाम में एक बच्चा मिला था, उसने मेरा डिप्रेशन बढ़ा दिया था। वो ऐसे पेन उठाया था और ऐसे पेन छोड़ता था, जय माता दी, जय सीता मैया, जय राम जी की, जिस पे गिरता था वहां वो पूरा करता था। मैं कुछ देर में डिप्रेशन में आया कि अगर इसका निकल गया तो मुझे जहर खाने से तो रोक नहीं सकता फिर। नहीं, उसके नेगेटिव नंबर आए थे वैसे, तो मैं बड़ा खुश रहा बाद में कि इसके नेगेटिव आए, वरना उस दिन मेरा विश्वास उठ गया होता। अच्छा, एक और आता है, एक और हम ये बात बोल रहे हैं कंपेयर करने वाली कि एक लड़का दौड़ते दौड़ते आके दूसरे लड़के से बोलता है कि सुनो ना तुम फेल कर गए, हाँ तो रोने लगता है। हाँ। फिर वो बोलता है कि देखो मैं भी फेल कर गया, तो हंसने लगता है। तो जैसे आप अपने प्रॉब्लम को कंपेयर करना जान देखेंगे कि आप अकेले परेशान नहीं है, दुनिया में सभी लोग परेशान हैं और सब कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल रहा है। तो आपको भी उसी तरह से अब अपने प्रॉब्लम को थोड़ा देखने का नजरिया बदलना पड़ेगा। हम्म। और ऐसा नहीं है कि आप फेल कर जाएंगे तो आपको फांसी होने वाली है। आपने जितना परिश्रम किया है, जितना आप जानते हैं, उसके प्रोपोर्शनेट अगर आपको नंबर नहीं मिला, उसके अनुपात में अगर आपको नंबर नहीं मिलता है, तो इसका मतलब हुआ कि आपने खुद अपने ही अपना असेसमेंट सही सही से नहीं किया नहीं है, किया है, या फिर आपने अपने नॉलेज को सही रूप से एग्जामिनेशन में एग्जीक्यूट नहीं किया। एग्जीक्यूट नहीं किया है। रीजन क्या है कि आप घबरा गए। हम्म। तो जितना हम जानते हैं उतना हम करें, इससे नहीं, इससे आपको बच के रहना है। हाँ, ये कोशिश जरूर करना है कि हम जितना पढ़े हैं हम्म। वो हम कर लें, जितना हमने किया है उस तो अगर एक बार आप नॉर्मल हो जाएंगे ना, तो हो सकता है कि आप कुछ ज्यादा भी कर लें। हम्म। तो अपने आप को नॉर्मल करने का कोशिश करना है। एग्जामिनेशन से एक दिन पहले अगर कोई नींद नहीं आती है, तो अभी जैसे एग्जाम में आपके पास अगर 10 दिन का समय है, तो रोज रात को एक प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन, एक्चुअली नया नाम है, इसको पहले से योग में शवासन के नाम से जाना जाता है। हम्म। तो प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन का मतलब क्या हुआ, मसल्स रिलैक्सेशन हुआ कि आप अपने ध्यान को अपने पैरों की उंगलियों पर ले जाइए, उसमें थोड़ा सा तनाव दीजिए, फिर रिलैक्स कर दीजिए। फिर शोल्डर मसल्स, तलवों की मांसपेशियों पर ले जाइए, उसमें थोड़ा सा तनाव पैदा कीजिए, फिर उसे रिलैक्स कर दीजिए। फिर एंकल जॉइंट्स पर जाइए, फिर काफ मसल्स पर जाइए। इस तरह से बॉडी के प्रत्येक मसल्स को, प्रत्येक ऑर्गन को पर अपने ध्यान को ले जाइए, थोड़ा सा तनाव पैदा कीजिए और फिर उसे रिलैक्स कर दीजिए। हम्म। तो ये क्या होगा कि पूरा का पूरा बॉडी आपका रिलैक्स हो जाएगा। और उसके बाद आप लॉन्ग एंड डीप ब्रीदिंग, प्लस एक तरीका और है, 4, 6, 8, हम्म। 4 सेकेंड में सांस लीजिए, 4 काउंट तक सांस हम्म। लीजिए, 6 काउंट तक रोकिए, 8 काउंट में उसको छोड़ छोड़ दीजिए। दीजिए। मन में काउंट कर रहे हैं, 1001, 1002, 1003, 1004, सांस लिए। फिर 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, धीरे धीरे सांस छोड़े, हम्म। यानी सॉरी सांस होल्ड रोके, करें। होल्ड करें, हम्म। और उसके बाद 8 काउंट तक इसी तरह से धीरे धीरे छोड़े। देखो। ये कंटिन्यूअस, हाँ, ये क्रम हुआ। हम्म। तो ये कंटिन्यूअस अगर आप 15-20 बार करते हैं, तो ये आपका माइंड धीरे धीरे आपके सांस के साथ जुड़ना शुरू हो जाए। जी। तो अपने को वर्तमान में रहने का तरीका, ब्रीदिंग कर सकते हैं, सांस को काउंट कर सकते हैं, बॉडी के एक एक पार्ट को, एक एक मसल्स को रिलैक्स कर सकते हैं नीचे से ऊपर की तरफ। जी। और जो ग्राउंडिंग मेथड मैंने बताया वो काम कीजिए। और अगर आप 2 घंटे भी, 2.5 घंटे भी रात में सो लेते हैं तो स्ट्रेस की कोई चिंता की बात नहीं है। 2-3 घंटे की नींद काफ़ी है। एक दिन पहले अगर आप हम्म। डिस्टर्ब भी होते हैं लेकिन 3 घंटे भी सो लेते हैं तो तो एनफ मोर है। देन सफिशिएंट। और जब दूसरे दिन जाइए एग्जाम देने के लिए और आपको लगता है कि आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, तो एग्जाम से पहले आप कॉफ़ी ले लीजिए, हम्म। अगर आपको सूट करता है तब। इसको पहले भी ट्राई करके देख लीजिए कि कॉफ़ी अगर आप पीते हैं, क्योंकि ये कॉफ़ी आपको 2-3 घंटे तक आपके माइंड को, जागृत कर। हाँ, आपके माइंड को एक्टिवेट करके रखेगा, सुस्त नहीं होने देगी, क्योंकि कैफीन होता है उसमें। ये रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं रखना चाहिए, एक मतलब बहुत फायदेमंद आदत नहीं। मत डाल लीजिए। हाँ, आदत नहीं बनाना है, लेकिन एग्जाम से के पहले
अगर 1-2 दिन पहले पी के देख लीजिए, अगर आपको उससे कोई दिक्कत नहीं हो रही तो आप कॉफ़ी ले सकते हैं। हाँ, कुछ डाइट अपना सही रखिए, हैवी डाइट मत लीजिए, और रात को खाना खाने के 2-3 घंटे के बाद सोने का प्रैक्टिस रखिए, और विटामिन बी और डी की कमी बॉडी में नहीं होनी चाहिए, इसको मेंटेन करके रखिए। हाँ, एक तरीका और है, वो भी आप यूज कर सकते हैं, कि पानी के अंदर इप्सम सॉल्ट डालकर और उसमें पैर रख के 15-20 मिनट बैठिए। मैग्नीशियम होता है, कुछ लोगों को ये भी फायदा करता है, तो आप वो भी कर सकते हैं। हल्की गर्म की ठंडे की नॉर्मल? हल्का गर्म कर सकते हैं, ज़्यादा है बॉडी टेम्परेचर पर है अथवा ज़्यादा है तो दिक्कत नहीं है। उसमें इप्सम मिलता है, इप्सम का पाउडर होता है, उसको पानी में डाल दें। और ये भी मुझे एक स्टूडेंट ने ही बताया कि सर हम ये टेक्निक यूज करते हैं तो हमको काम करता है। तो सबकी बॉडी का अपना अलग अपना अलग तरीका अलग होता अलग है। तरीका होता है, डार्क इसीलिए चॉकलेट भी मैंने। खा सकते हैं कुछ लोग, लेकिन कई लोग उल्टा सूट करते हैं डार्क चॉकलेट। हाँ, डार्क चॉकलेट भी खा सकते हैं, हाँ, मीठा चीज़ खा सकते हैं। चीज खा सकते हाँ, तो मीठा हैं। खाने से जो ब्रेड पकौड़ा खा के पेपर देते हैं ना वो, हाँ वो खा के मत जाइए। ब्रेड पकौड़ा, वो समोसा, छोला, ये सब तो बिल्कुल नहीं। हाँ एकदम अवॉइड करिए। बिस्किट खाइए पार्ले जी का, वो चल जाएगा। लेकिन ये जो समोसा पकौड़ी चाट खा के पेपर देते हैं ना, वो समस्या पैदा करता है। बेस्ट तो होगा कि एवरीडे अगर वो अंकुरित चना, चना और मूंग, हाँ। अमरूद, पपीता, अगर सूट, क्योंकि बहुत लोगों को पपीता नहीं सूट करता है, हाँ। बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, तो पपीता अगर आपको सूट करता है, पपीता, अमरूद ये खाइए। तो डाइट कंट्रोल सही रखिए, डाइट सही रखिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, पानी पीजिए एवरी 7 से 8 1 आवर। ग्लास, 7 से 8 1 घंटे, ग्लास। 1.5 घंटे पर 1 गिलास पानी जरूर पीजिए, प्यास लगी हो या नहीं लगी हो। खाना खाने से आधे घंटे बाद पानी पीजिए, और खाना खाने से आधे घंटे पहले पानी पीना बंद कर दीजिए, खाने के आधे घंटे बाद पानी पीना स्टार्ट कीजिए। हाइड्रेटेड रखिए अपने आप को, और ब्रीदिंग सही रखिए, डाइट प्रॉपर रखिए, वॉक जरूर कीजिए, और वॉक दिन भर में 3 बार कीजिए। जब आप खाना खाइए तो 15-20 मिनट जरूर टहलिए, तो आपका बॉडी एनर्जाइज रहेगा, ऑक्सीजन की पूर्ति आपके बॉडी में पूरी होगी, पानी पीजिएगा, हाइड्रेटेड रहेगा शरीर, तो फिर कोई वजह नहीं है कि आप एग्जाम आपका सही नहीं जाए। हाँ, थॉट जरूर सही रखिएगा, निगेटिव चीज से बचना है, जो चीज सोचने से आपको घबराहट होती है जस्ट उसका उल्टा सोचिए। सर एक चीज और ऐड करूंगा, कई सारे बच्चों के अंदर एग्जाम का डिप्रेशन तो एक प्रॉब्लम है, एक और प्रॉब्लम है ओवर एक्साइटमेंट, ओवरवेलमिंग हो जाना। ओवरवेलमिंग। हाँ, ये समस्या आपने मेरी दूर की थी। तो हाँ, कि जैसे क्या होता है, कई बार प्रिपरेशन अच्छा होता है लेकिन हम उसको बहुत अच्छा मान लेते हैं, और लगता है कि बस एग्जाम में आ जाए पेपर, फोड़ देंगे इस बार, इस पेपर की ऐसे तैसे हो जाएगी। लेकिन जब रिजल्ट आता है तो वैसा नहीं था, यहाँ तक कई बार एग्जाम खराब हुए हैं इस एक्साइटमेंट की वजह से। तो इसको कैसे नियंत्रित किया जाए? देखिए, बड़ा अच्छा बोला जाता है ना कि एक्सट्रीम नहीं, अति हमेशा खराब होता है, अच्छे की हो या। हम्म, तो ओवरवेलमिंग या अति उत्साही अगर आप हो जाते हैं ना, अक्सर आप गलती कर बैठते हैं। हम्म, और जब भी आप अति उत्साही होंगे, तो आपको अगर फील हो जाता है कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, अति उत्साह में हैं, तो अपने आप को फिर से कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, और कंट्रोल करने का वही तरीका है। सेम ब्रीदिंग एक्सरसाइज, सबसे टहलना, वॉकिंग, हाँ, और काम को हाँ, स्लो डाउन करना। और ब्रेक। हाँ, काम को स्लो डाउन कर देना, हाँ, फिर हाँ, ब्रेक कर। स्लो डाउन मतलब ब्रेक कर देना। हाँ। 1 घंटे काम किए, उसके बाद 1 घंटे का ब्रेक ले, मतलब 10-15 मिनट का ब्रेक ले ही ले। हम्म, फिर 1 घंटे काम किए, फिर ब्रेक ले। हम्म, तो एक्चुअली क्या होता है कि उत्साह में सब एक्युमुलेट हम लोग कर लेते हैं, जी। और जब सभी चीज़ों को हम एक्युमुलेट कर लेते हैं तो फिर उसी में उलझ जाते हैं, और फिर वो डिप्रेशन कारण बन और जाता फिर है। वो, हाँ, प्रोक्रेस्टिनेशन शुरू हो जाता है, आप चीज़ों को टालना शुरू कर देते हैं, और इसके लिए एक्सक्यूज देना शुरू कर देते हैं। तो इसीलिए क्या करना है ना, कि जब बहुत सारा काम करने का मन करे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, तो ब्रेक करना शुरू करिए। एक काम कीजिए, फिर ब्रेक लीजिए, फिर दूसरा काम कीजिए, ब्रेक लीजिए। इसको पोमोडोरो मेथड भी बोला जाता है। पोमोडोरो मेथड में क्या होता है कि एक घड़ी सेट कर दिया जाता है कि हम इतने देर तक काम करेंगे, उसके बाद ब्रेक लेंगे, पानी पिएंगे, टहलेंगे, 10-15 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर 40 मिनट से 1 घंटे का आप काम कर सकते हैं। अब स्टूडेंट है तो 1 घंटे से ज़्यादा पढ़ भी नहीं सकते हैं कंसंट्रेट। तो जब 1 घंटे कंसंट्रेट होकर पढ़ सकते हैं, या 40 मिनट पढ़ते हैं, या आधे घंटे ही पढ़ते हैं, कोई स्ट्रेस नहीं है, आधे घंटे पढ़े, उसके बाद ब्रेक लीजिए, 1 गिलास पानी पीजिए, थोड़ा टहलिए, रिलैक्स कीजिए अपने आप को, फिर पढ़ने बैठिए। और एग्जाम की तैयारी के समय और एग्जाम से हॉल में
पहले ईजी को कवर कीजिए। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत लड़के क्या सोचते हैं कि ईजी तो हम कर ही लेंगे, पहले डिफिकल्ट को कर लेते हैं एग्जामिनेशन में, बाहर भी, तैयारी में भी। तो ब्रेन आपका बेहतर परफॉर्मेंस तब करता है जब उसके ऊपर स्ट्रेस कम हो। स्ट्रेस कब कम होगा? जब उसको लगेगा कि हमने इतना काम निपटा दिया, बस इतना ही बचा है। तो उसका एक तरीका है, मेंटल वर्क के लिए ये काम करता है। मेंटल वर्क में क्या है कि अगर 10 चैप्टर आपके पास हैं और 10 चैप्टर में से अगर आपको क्या लगता है कि 6 चैप्टर आप 3 चैप्टर बहुत इजी है और 4 चैप्टर मॉडरेट है और 3 चैप्टर डिफिकल्ट है। तो अब इजी मॉडरेट डिफिकल्ट से मतलब नहीं है, नंबर ऑफ चैप्टर कितना हो गया? 10। तो जैसे आप 3 चैप्टर खत्म करते हैं इजी, तो 30% आपका कवर हो गया। इजी है डिफिकल्ट उससे मतलब नहीं है, काम मेरा कितना हो गया? एक तिहाई का काम। उसके बाद आप मॉडरेट पर वर्क करते हैं, तो 4 मॉडरेट था तो 70% काम खत्म हो गया। और जैसे आपको लगता है कि 70% काम खत्म हो गया, तो अब दिमाग को क्या मैसेज आता है कि अब तो इतना ही बचा है, ये हम आराम से कर लेंगे। तो ब्रेन के ऊपर काम का प्रेशर कम कब होगा? जब हम काम को निपटाएंगे। और काम को आसानी से कब निपटा सकते हैं हम? जब आसान काम को पहले करें। ये मेंटल काम के लिए हम बता रहे हैं। एग्जामिनेशन हॉल में भी यही करना है, तैयारी के समय भी यही करना है कि जो आसानी से कवर कर सकते हैं उसको पहले कर लें। जैसे ये चीज मैंने अपनी लाइफ में पहली बार ऑब्जर्व कब की मैं ऐसे काम करता हूँ। आपको पता है कि मैं ड्राइव बहुत लंबी लंबी करता हूँ, तो अब जैसे मानिए मुझे एक दिन में 400 किलोमीटर ट्रैवल करना है बाइक से, तो मैं 400 नहीं लिखता हूँ। अच्छा, वो होता है जहाँ पे माइलेस्टोन होता है, वहाँ लिखा रहता है कि अगला स्टॉप 30 किलोमीटर की दूरी पर है। तो मैंने टाइम सेट किया 45 मिनट, 30 किलोमीटर जाना है बस मुझे। तो मैं 45 मिनट में 30 मिनट पहुंच गया। फिर उसके बाद अगला टारगेट, मैं सोच नहीं रहा अपने इन टारगेट को, मैं सोच रहा हूँ उस छोटे टारगेट को, हाँ। और उसको मैं इंजॉय करते जा रहा हूँ कि वहां आसपास देख रहा हूँ कि कुछ बढ़िया खेत है या कुछ है। तो इस वजह से मुझे आज तक फील नहीं हुआ, और ये चीज धीमे धीमे मेरी लाइफ का पार्ट बनी। और फिर आपने जब मुझे ये चीज, सबसे बड़ी बात है ये मैं करता था लेकिन मुझे पता नहीं था, आपने जब रियलाइज करवाया तो वो ओवरवेलमिंग मेरी धीमे 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 नियंत्रित होती चली गई कि ये कर रहे हो लेकिन पता ही नहीं क्यों कर रहे हो। इससे क्या बेनिफिट है? बेनिफिट क्या है? अब वो बेनिफिट पता था तो मेरी स्टडी में भी आ गया, मेरे जॉब में भी वो चीज आ गई, और उसका रिजल्ट मुझे दिखाई दे रहा है कि अब काफी रिलैक्स माइंड रहता है। और थॉट जब रिलैक्स हो रहा है तो थॉट्स अच्छे अच्छे आ रहे हैं, पॉजिटिव थॉट आ रहे हैं। अब डिप्रेशन में जाने का काम जो मेरा 25 दिन में 20 दिन था, अब वो 25 दिन में 10 दिन हो गया। तो वो धीमे धीमे नियंत्रित हो रहा है। शायद स्टूडेंट को भी ये काम करना चाहिए कि ओवरवेलमिंग से बचना चाहिए, हाँ। और अपने खान पान को अच्छा करिए। गरिष्ठ भोजन से बचेंगे तो थॉट भी अच्छा होता है, ये मेरा मानना है। जैसा क्योंकि खाएंगे कंसिस्टेंसी, वैसा होगा मन। हाँ, कंसिस्टेंसी चाहिए, वो ज़्यादा हम्म, जरूरी है। और कंसिस्टेंसी तब होगी जब बहुत ज़्यादा भी काम आप नहीं करें, अब एकदम जीरो भी नहीं जीरो करें। भी नहीं। एक चीज़ और जो हम लोगों ने भी डिस्कस किया कि इजी को पहले कवर कीजिए, जी। इस पर एक फिजिकल जब वर्क होगा हम्म। तो जस्ट ये उल्टा हो जाएगा। हाँ, पहले मजबूत वाला काम करिए, अगर आसान करेंगे थक के बाकी काम करेंगे। क्योंकि ने आपने बताया था एक बार कि जब कोविड टाइम पे आप बर्तन धो रहे थे। तो बर्तन धो रहे थे तो पहले से दिमाग में सेट था हाँ। कि बर्तन धोना पड़ता था, भाई मजबूरी थी क्योंकि घर में कोई नहीं था। कोई नहीं था। और हम लोग थे मेल मेंबर, और फीमेल में कोई नहीं थी मेरे घर पे। वाइफ मेरी गई हुई थी ट्रीटमेंट कराने, मेरी मदर इन लॉ का बनारस। उसमें क्या होता था कि जब मैं बर्तन धोता था तो चम्मच से शुरुआत करता था, हम्म। और चम्मच से शुरुआत करने के बाद जब अंतिम बर्तन धोते धोते मैं पूरी तरह से टायर्ड हो जाता था, लगता था कि अब इसके बाद मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। पहले चम्मच ही नहीं खत्म पहले होते। चम्मच, हाँ, 4 5 6 चम्मच रहते थे। 4 मेंबर थे हम लोग, तो दो दो बारी तो 8 चम्मच हुए, 8 चम्मच धोए, फिर 4 गिलास से फिर कटोरी। तो लगता था कि कितना काम करना पड़ रहा है। लेकिन एक दिन अचानक से मेरे मन में क्या आया कि हमने बड़े बर्तन से शुरुआत करी। हम्म। अब बड़े बर्तन से जब शुरुआत की तो 4 5 बर्तन धोने के बाद ही लगा क्या कि सिंक तो खाली हो गया, हाँ। उसमें बर्तन ही नहीं है। अब उसके बाद जो बर्तन बच गए, छोटे बर्तन, इतना आसानी से धुल गया कि पहली बार रियलाइज हुआ कि अरे, कि बड़े बर्तन धो देने से तो बिल्कुल थकान नहीं। तो थकान एक्चुअली फिजिकल होता भी नहीं, मेंटल होता है। आपको लगेगा कि हमने बहुत काम कर लिया, तब थक जाएंगे। थक जाएंगे। जब आपको लगेगा कि नहीं, ये काम हमने कुछ किया ही नहीं, ये तो बहुत आसान काम था, तो आपको थकान कम होगी। हाँ। तो थकान फिजिकल से ज़्यादा मेंटल होता मेंटल है। होता है, क्योंकि
कहीं तो आप ऐसे भी फील कर सकते हैं, शादी ब्याह का मौसम होता है या पर्व त्योहार होता है तो लोग लगातार काम करते काम रहते करते हैं, हैं। कहीं थकते नहीं हैं। तो लेकिन ऐसा कोई बोरिंग काम हो जाए तो तुरंत थकान हो जाएगी। हुँ, तो काम को एंजॉय कैसे करें, तो जब ये तरीका मैंने डेवलप किया था तो वो सामने आया क्या, डेवलप मैंने नहीं किया, बस मुझे पता चला कि अरे फिजिकल वर्क अगर करना हो तो डिफिकल्ट काम पहले करो। पहले करिए। तो अब मेंटल वर्क करना हो तो आसान काम पहले पहले करिए। कीजिए, क्योंकि दोनों में रूल लेकिन एक ही है। हाँ, क्या कॉमन क्या हुआ दोनों में, कि मेरा काम कितना खत्म हो गया। हाँ, वो देखना है। हाँ, बड़े काम जब खत्म होते हैं, छोटे काम फ़ील नहीं होते फील नहीं और होता। वहाँ आसान सवाल पहले हल हो गए, तो हाँ, कठिन सवाल तक पहुँचते-पहुँचते आपके पास अच्छा खासा नहीं, जोश रहता है कि आपने सही अच्छा से इतना काम हमने कर दिया है, हुँ, इतना ही बचा हुआ है, तो जैसे ब्रेन पर से लोड कम होगा, जी, तो मेन पर्पस क्या है, किसी भी काम को करने से पहले आपको देखना है कि ब्रेन पर से आपका वर्कलोड कम। काम है। तो काम को जब टुकड़े में हम बांट लेते हैं ना, तो एक एक टुकड़ा जब खत्म होते जाता है तो वर्कलोड हुँ, कम। दोस्तों, ये पूरा डिस्कशन आप लोग के लिए आज सर के साथ था और एग्ज़ाम से पहले आपको किस तरीके से खुद को प्रिपेयर करना चाहिए, सर ने सारी स्ट्रेटजी आपको बताई है। अब आपके ऊपर ज़िम्मेदारी है कि आप इस स्ट्रेटजी को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करें। अदरवाइज़ तो बस वही होता है कि हम सुन लेते हैं, उसे लाइफ़ में उतारते नहीं हैं और हमें फिर लगता है कि समस्या हमारी क्यों खत्म नहीं हो रही है। तो सिर्फ़ सुनिए ही नहीं, आप चाहें तो इसके नोट्स बना लीजिए। और सर एक बात हमेशा कहना चाहते थे कि आप वीडियो को देखिए कैसे? तो मैं इस वीडियो को थोड़ा 5 मिनट और बढ़ा देता हूँ सर से बोलकर। मैं यहाँ पे ख़त्म करने वाला था लेकिन मुझे ऐसा लगा कि एक सवाल मेरा रह गया है, तो मुझे याद आ गया कि सर एजुकेशनल वीडियो या जैसे हमने आज डिस्कशन किया है, इस वीडियो को बच्चे किस तरीके से देखें? क्योंकि एक बार देखने पे हो सकता है कि उन्हें याद ना रहे, तो वो कैसे इसको बार-बार देख सकें? क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए, जैसे आजकल यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो हैं जो आपके काम की है जी। और जिसे आप बार बार देखना चाहते हैं, लेकिन पहली बार आपने देखा तो आधे 1 घंटे का वीडियो है, 60 मिनट का, और दूसरी बार आप देखना चाहते हैं लेकिन आपको लगता है कि 60 मिनट अब समय हम नहीं दे पाएंगे, मेरे पास समय कम है। तो आप जरूर उसको सुनिए, देखिए मत, जरूरी नहीं है कि उसको देखते हुए, अगर सुनने जनरल नॉलेज का है तो आपको देखने की जरूरत नहीं है, आप सुन के भी काम कर सकते हैं। तो हेडफोन वगैरह लगा लीजिए और उसका स्पीड बढ़ा दीजिए। हुँ, तो अगर वो काम का वीडियो है और उसमें आपके लिए बहुत सारी चीजें हैं, तो पहली बार अगर आप उसको देखने में आपको 1 घंटा लगेगा, तो दूसरी बार उसको 1.25 की स्पीड पर देखिए, तीसरी बार उसको 1.5 की स्पीड, क्योंकि रिवीजन जरूरी है। हुँ, तो वीडियो का रिवीजन, बुक का रिवीजन हम क्या करते हैं, बुक को पढ़ते हैं, पहली बार तो पूरा पढ़ते हैं वर्ड बाई वर्ड, और इंपॉर्टेंट चीज को अंडरलाइन कर लेते हैं। दूसरी बार पढ़ते हैं तो सिर्फ इंपॉर्टेंट जो अंडरलाइन किए उसको पढ़ते हैं, और तीसरी बार फिर उसका पॉइंट देखते हैं। हुँ। तो 3 रिवीजन अगर आप कर लेते हैं तो समझिए कि आपका एग्जाम बेहतर होना ही है। तो अब वीडियो का 3 रिवीजन हम कैसे करेंगे, तो पहला रिवीजन उसको 2 मिनट कर लीजिए, हुँ, दूसरा उसको 1.25 करके सुनिए, फिर हुँ, 1.5 करके सुनिए, आपका समय भी कम लगेगा हुँ, और देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुनिए। हुँ। आप वॉक करते समय सुन सकते हैं। हाँ, वर्क करके आप ईयरफ़ोन लगा लीजिए, वॉक करते समय आप सुन सकते हैं, खाना बनाते समय सुन सकते हैं। बट वो जो तो आप ये समझिए कि आप काम के साथ अगर आप स्टडी जो आपने रिवाइज़ कर लिया, ये रिवाइज़ करना कोई काम नहीं है। हाँ, तो फिर आप कोई और काम झाड़ू पोछा करते समय आप उसको सुन लीजिए तो आपका रिवीज़न भी हो जाएगा और उस टाइम का सही इवैल्यूएशन भी आपके लिए हो जाएगा और माइंडफुल रहने के लिए भी वो ज़रूरी है दूसरे टाइम में। अदरवाइज़ आप झाड़ू लगाते समय आप यही सोचेंगे कि इतना बड़ा इंसान जो आईएएस बनेगा आज वो झाड़ू लगा रहा है। इस डिप्रेशन से आप बच सकते हैं। बाकी तैयारी करते रहिए। मिलेंगे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे सर से किसी और शानदार टॉपिक की जिससे आपका फ़ायदा हो सके। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय। थैंक यू।